सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज हमारी छोटी सी खास चर्चा है ड्राइवर भाइयों के साथ, क्योंकि वो ड्राइवर भाई अपनी जो है तो रखना चाह रहे हैं और ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं पर हर ड्राइवर परेशान है, क्योंकि मजदूरी तो हर जगह पर हो रही है और उस मजदूरी के नाम पर लगातार शोषण भी हो रहे हैं और सरकार ने क्या नियम बना रखे हैं। तो आइए सबसे पहले हम राजकुमार पुरी जी से समझते हैं इस बात को कि सरकार ने जो है तो राजपत्र के माध्यम से और जिस तरह के नियम कानून बनाए गए खास तौर पर मजदूरों को लेकर के नियमित रूप से कि कितने घंटे काम करना है और किस तरह का जो है तो यहाँ पर आज तक शोषण होता आया है, जैसे कि कई सारे लोगों को जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो वो लोग भी आज इस बात को जान लें। पुरी जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों ने ड्राइवरी भी की, एक शुरुआत हुई कहीं ना कहीं से आप लोगों की, तो लगातार जो है जिस शोषण के विरोध में आज RCWF भी काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पर ये भारी समस्या तो है, तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, सबसे बड़ी भारी समस्या तो ये है कि आज विगत कई सालों से हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। उसका कारण यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के जो भी ठेकेदार जो काम कर रहे हैं वर्तमान में या इससे पहले जो काम कर गए, एक भी अधिकारी ऐसा नहीं आया जो माइनिंग रूल के हिसाब से माइंस चलाए। जितने अधिकारी आए उन्होंने मतलब कहा जाए पूरे माइनिंग एक्ट को ही किनारे रख करके अपने शर्तों पे खदान चलाया। वैसे तो माइनिंग रूल के हिसाब से हमारी ड्यूटी 8 घंटे की होती है। उस 8 घंटे के ड्यूटी में हमारा पेमेंट अभी के डेट में जो हाई पावर कमेटी है, जो ACCL का बनाया हुआ एक संस्था है जो हमारे जैसे ठेका मजदूरों का पेमेंट निर्धारित करती है, उनकी सुविधाओं को देखती है, उसमें 1086 8 घंटे ड्यूटी का अभी के डेट में हमारा पेमेंट बनता है, जो आज 300-400 रुपये से ज़्यादा मिलता ही नहीं। और उसका विरोध अगर आप करते हैं तो ये लोग अपने पैसे का, अपने पावर का इस्तेमाल करके आपको ये थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी के चक्करों में फंसा देते हैं ताकि आप दोबारा इसका प्रयास ही ना करो। तो लेकिन ये हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा कारण कौन है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के बड़े बड़े नेता जो इस क्षेत्र के मुखिया मालिक बनते हैं, वो है इसका कारण। एक मजदूर अपनी बात लेकर के किसके पास जाता है विश्वकर्मा जी? किसके पास? जो इस क्षेत्र का मुखिया होता है, वो अपनी परेशानी उससे बताता है कि हमारे साथ क्या क्या बीत रहा, लेकिन इसको तो कोई सुनने वाला ही नहीं। आज सालों से ठेका मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। जितने कोल माइंस में खदानें हैं, अंडरग्राउंड माइंसें हैं, 300-400 रुपये में काम कराया जा रहा है। इसमें पूरा श्रेय मैनेजमेंट, यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के भी बड़े बड़े मुखिया मालिक जो कहते हैं कि हम इस क्षेत्र के मालिक हैं, इस क्षेत्र के सारे विकास कार्यों को हम देखते हैं, उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो कभी भी देखे ही नहीं कि इन ठेकेदार मजदूरों के साथ होता क्या है। इनको बताने के बाद भी ये एक तरफ से सुनते हैं, दूसरे तरफ से निकाल देते हैं, क्योंकि एक आम आदमी की बात सुनने वाला इस क्षेत्र में कोई नहीं है। तो किसी एंगल से कहीं से आप सरकार को दोषी तो नहीं मानते इस बात को लेकर के कि अगर इस टाइप के कार्य हो रहे हैं तो सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? सरकार को तो मैं खैर दोषी नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो त्रुटि सरकार पे है, जो इन चीज़ों को देखने के लिए किसी को नहीं कि कोई तो देखे इन चीज़ों को कि जो हमने ये माइनिंग एक्ट बनाया है, उस माइनिंग एक्ट से उस माइंस में काम हो रहा है कि नहीं। क्षेत्रीय लोगों को बेरोजगारी में ढाल दिया गया, उनको नर्क में ढकेल दिया गया, क्योंकि उनको काम में नहीं रखना है। वो अपने अधिकार की बात करते हैं। वो अगर कहते हैं कि नहीं हमारा अधिकार ये है, तो वो हो जाते हैं कि ये नेता हैं, इनको काम में नहीं रखना है, और उनको काम से हटा दिया जाता है। बाहर से ठेकेदारी मजदूर आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बंगाल से आते हैं, इन सब को ला करके यहाँ बंधुआ मजदूरी कराया जाता है। और हमारे जैसे स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के दबाव में डाल करके उनको चुप करा दिया जाता है, जिसके कारण आज सालों से हम लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं जो हमारे लायक तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पीड़ा बनी हुई। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ गलतियां हैं कि आज इन क्षेत्रों में कोल माइंस में काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या है। हर महीने में 3 से 4 महीने के बीच में एक जांच होती है लेबर कमिश्नर की, लेकिन उस जांच में ये अधिकारी आकर के जांच किस बात की करते हैं? क्योंकि माइनिंग रूल के हिसाब से तो काम चल ही नहीं रहा, फिर भी इनके जांच में हर कुछ कंप्लीट है। इनका सिर्फ पेपर वर्क कंप्लीट होता है, खदान के अंदर क्या हो रहा है ये खदान तक ही बात रह जाती। वो मामूली सा मजदूर उस खदान के अंदर जा कर के इन बातों को कहने का हिम्मत ही नहीं कर पाता।
और जो करता है हिम्मत उसको दबा दिया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है विश्वकर्मा जी कि कहीं ना कहीं यहाँ बैठे मैनेजमेंट के अधिकारी, यहाँ बैठे जो बड़े बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ के लोग हमारे हैं, जिनको हम वोट दे करके वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो सबसे बड़े शोषणकर्ता तो वही हैं। क्योंकि किसको देखना चाहिए कि यहाँ की स्थिति कैसी है, यहाँ के मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, ये देखने का दायित्व तो कौन रखता है यहाँ? जो यहाँ का मुखिया मालिक होता है। हम तो उसको वहाँ तक पहुँचाए अपने वोट के माध्यम से कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो तो कभी कुछ करते ही नहीं। अपनी समस्या लेकर के हम जाएं तो जाएं किसके पास? कौन है जो इस पूरे मध्य प्रदेश सरकार में जो हमारे जैसे ठेका मजदूरों की बात सुने? कोई एक ऐसा विभाग है जहाँ जा कर के हमने अपनी बातों को नहीं रखा? यहाँ से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमने अपनी बातों को रखा, लेकिन उसमें निराकरण कहीं से नहीं हुआ, क्योंकि कोई ऐसी एक कमेटी नहीं बनी जो इन चीज़ों को जा कर के जांच करता, इनको जा कर के सही करता। जितने आते हैं पेपर वर्क देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा इसको कोई नहीं देखता। तो ये हालात तो खैर मुझे लगता है मध्य प्रदेश ही नहीं, आज हर स्टेट में है। लेकिन यहाँ पर लड़ने वालों की अगर देखा जाए, क्योंकि कई सारी संस्थाएं काम कर रही, कई सारे ट्रेड यूनियन हैं। अभी हाल फिलहाल कल का एक मामला सामने आया कोरबा तरफ के मानिकपुर माइंस का, जहाँ पर बाहरी मजदूरों को जो है तो हटा दिया गया। जी नहीं, ये तो बाहरी मजदूरों को हटा दिया गया, ये कहीं ना कहीं बाहरी मजदूर ये कंपनी, ठेकेदार, इनकी कमी के कारण आते हैं। क्षेत्रीय मजदूरों को नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्या कारण है? क्षेत्रीय मजदूर काम नहीं करता। क्षेत्रीय मजदूर कौन सा ऐसा काम करता है कि उसको ठेकेदार नहीं रखना चाहता? क्या गलती है उसकी कि वो उस क्षेत्र में है जहां वो माइंस खुल लिया, उसकी ज़मीनों को आप ले लिए, उसके ज़मीनों पे आप माइंस खोल लिए? ये गलती है उसकी कि आप अपनी ज़मीन दिए हो, आपके गांव घर में माइंस खुला है, इसलिए हम आपको नहीं रखेंगे? ये गलती है उसकी। अगर हमको यहाँ काम करना है तो हमको जाके उड़ीसा में बसना पड़ेगा क्या? तब जाकर के वो उड़ीसा से हमको यहाँ भेजेंगे कि जाओ अब वहाँ काम करना आप? तो ये कमी कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की नहीं है, ये कमी उन लोगों की है जो इस काम को कराते हैं। इसमें मैनेजमेंट शामिल होता है, ठेकेदार शामिल होता है, जो उस क्षेत्र के बड़े बड़े मुखिया होते हैं वो शामिल होते हैं। आज हम लोग RCWF के माध्यम से इस क्षेत्र के सारी समस्याओं को लेबर कमिश्नर के टेबल से अपन सॉल्व करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वो हमारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। आज 1 साल से आमाडांड का केस चल रहा था, 1 साल से हम लोग आमाडांड की 8 घंटे की ड्यूटी, हाई पावर कमेटी का पेमेंट, मेडिकल, VTC, इन सारी चीज़ों के लिए लड़ रहे थे। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है विश्वकर्मा जी कि ये इन खदानों में जहाँ लेबर कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस बनता है, जब तक आपके पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस नहीं है आप माइंस के अंदर काम नहीं कर सकते। लेकिन विडंबना देखिए, बिना लाइसेंस के भी काम चलता है। ये मैनेजमेंट धड़ल्ले से उस काम को चलाती है, क्योंकि इनको कहीं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है। जो मज़दूर काम करते हैं, जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, जो काम नहीं करते हैं उनका रिकॉर्ड आप ACCL में पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रबंधक, मैनेजमेंट, सरकार की अनदेखी है, जिसके कारण ये धड़ल्ले से ये पूरे कानून को तोड़ करके, कानून बनाने वाले ही कानून को तोड़ करके चला रहे हैं। आपके हिसाब से जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि BTC वगैरह और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जी, तो एक चाहे ठेका मजदूर हो या कोई भी मजदूर हो उसके लिए क्या उपलब्धियाँ होनी चाहिए? जहाँ तक कि ये BTC मेडिकल का सवाल है, तो माइनिंग रूल के अंदर जब तक आपका BTC मेडिकल नहीं हो जाता तब तक आप खदान के अंदर जा ही नहीं सकते। और उससे सबसे बड़ी बेनिफिट की बात ये है कि अगर हमारा मेडिकल BTC नहीं हुआ, हम माइंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। अगर कल कोई दुर्घटना होता है या उसके साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी ना ठेकेदार लेता है और ना मैनेजमेंट लेता है। और इनका यही मोटिव रहता है कि हम जितना हो सके बिना मेडिकल, बिना BTC वालों को काम कराएं, ताकि हम अपने शर्तों पे उनको पैसा दे सकें। कल कुछ होता है तो उसका क्लेम भी हमको ना देना पड़े। सबसे पहले भैया आपको राजकुमार विश्वकर्मा जी धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरे मज़दूरों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज मेरे साथ हैं।
और देखिए आज बहुत भारी समस्या है बेरोज़गारी की। आदमी कहीं काम भी करता है, अगर वहाँ सिस्टम की बात आती है, सिस्टम की बात करता है इंसान मज़दूर, तो वहाँ तो एक सीख मेरे को मिला। अगर मैं अपनी हक की बात करता हूँ तो वहाँ से एक अच्छा उपलब्धि हासिल होता है। बोलते हैं कि आप नेता हो, अब मज़दूर नहीं हो, क्योंकि आप बीटीसी मेडिकल सारी हाई कमेटी पावर की सुविधा की बात करते हो, तो आप नेता हो, अब घर में बैठिए, अब मज़दूर नहीं हो। तो ये कहाँ तक सही है? मैं अभी 2021 में यहाँ काम कर रहा था, मैं आमाडारोसियम में, तो वहाँ मैं यही बात बोला कि जितने वर्कर हैं, जो मज़दूर भाई हैं, उनका बीटीसी मेडिकल होना चाहिए। जो हाई कमेटी पावर का जो पैसा है वो मिलना चाहिए, वेतन 8 घंटे की शिफ्ट होना चाहिए, ये 12 घंटा नहीं, 12 घंटा में शोषण ही होता है, बंधुआ मजदूरी करवाया जाता है। तो हमको बोला गया कि आप जा सकते हो भैया, आप अपनी हक की बात करते हो, जाओ नेता हो आप। तो ये उचित नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो मज़दूर हैं उनका सारी सुविधा जो है सामने रखा जाए, उन सुविधाओं को दिया जाए और उनसे अच्छा वेतन में मजदूरी करवाया जाए, ताकि उनके परिवार, उनके बाल बच्चे सुखी से जीवन यापन करें, और जो उनके बच्चे हैं अच्छा शिक्षा प्राप्त करें। आने वाले समय में वो भी सोचें कि कम से कम मेरे पिताजी जो है अच्छा जगह काम किए, अच्छा वेतन में काम किए, अच्छी रोज़गार में काम किए, हमारी परवरिश अच्छा से किए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी मज़दूर को कि अच्छे वेतन में ही काम करें, और जो हाई कमेटी पावर का सुविधा है वो सारी सुविधा को वहाँ रखें, और ठेकेदार से बात करें, मैनेजमेंट से बात करें। आज हर जगह स्थानीय ही लड़ाई चल रही है। क्या है कि आज हमारे जो है प्रभावित क्षेत्र एक कुलांचल से भरा हुआ क्षेत्र है। हमारी ज़मीन को ले लिया गया, किसी प्रकार का रोज़गार नहीं देते हैं, ज़मीन भी खा जाते हैं, उसमें करोड़ों रुपया का जो है, अरबों खरबों का जो है वहाँ से उत्पादन करते हैं। तो क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हमको वहाँ रोज़गार दिया जाए, हम भी कुछ 2 पैसा कमाएं, अपने बाल बच्चों को जिलाएं? मैं तो मैनेजमेंट से कहना चाहूँगा और उन ठेकेदार से कहना चाहूँगा कि अब गरीबों का शोषण नहीं, मज़दूरों का शोषण नहीं। आज हमारे RCWF के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, मज़दूरों का हित होना चाहिए। अब हित होगा, क्योंकि सारे मज़दूर जो है जाग चुके हैं। और उन सभी मज़दूरों से कहना चाहूँगा, जब भी आप जाओ अपनी हक की बात करो, और जो हमारी जो गवर्नमेंट सोसाइटी जो पेमेंट निर्धारित किया गया है उस पेमेंट को लो। और जितना सारी सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधा, बीटीसी सुविधा, जो मैनेजमेंट जो देता है वो सारी सुविधा को लिया जाए, और मैनेजमेंट उनको आदेश करे कि मज़दूरों को मिलना चाहिए। तो मैं विश्वकर्मा जी यही कहना चाहूँगा कि मेरे मज़दूर भाई, मेरे गरीब भाई अच्छे से जीवन, सुखी जीवन व्यतीत करें, अच्छी पेमेंट में और अच्छे वेतन के साथ वो सब सुखी यापन करें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी मज़दूर का शोषण ना हो, बस इतना ही कहना चाहूँगा। JV में मैं काम कर रहा हूँ, और जब से मैंने ड्यूटी पकड़ा है वहाँ, तो ड्यूटी 12 घंटे ही चल रही थी, और 12 घंटे ही हम लोग गाड़ी चला रहे थे, 2 शिफ्ट में ही गाड़ी चल रहा था। अच्छा, कई बार मतलब जैसे 12 घंटे काम चल रहा है और सरकार ने तो आप लोगों के लिए 8 घंटे के रूल्स बना रखे हैं, तब आप लोगों ने क्या कुछ शिकायत वगैरह नहीं की कभी? देखिए, शिकायत तो बहुत दूर बात है। शिकायत तो ऐसा है कि अगर शिकायत करते तो शिकायत हम कहाँ करते, और सीधी सी बात यह है कि अगर शिकायत करते भी तो सीधे सीधे ये बोल दिया जाता कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप काम में मत आओ। अगर आपको लगता है कि आपका शोषण हो रहा है, आप 12 घंटे गाड़ी चलाते हो, तो आप ड्यूटी मत आओ, ये हमको बोल दिया जाता था। उसके बाद आप लोगों का क्या है कि मतलब किसी तरह की प्रतिक्रिया आप लोगों ने नहीं दी आज तक? प्रतिक्रिया देखिए, सीधी सी बात है कि कंपनी हमको कुछ बोलने नहीं देती थी, और बोलना सीधे सीधे मना ही था। अगर कुछ बोले तो वही सीधे सीधे हमारी ड्यूटी बंद कर दी जाती। इस तरह से गरीब आदमी कहाँ शिकायत करे और कहाँ जाए, इसके लिए हमको कुछ समझ में नहीं आता था, और 12 घंटे हम लोग गाड़ी चलाते थे। तो आप क्या मानते हैं, इसे शोषण मानते हैं या फिर काम मानते हैं अपना? जी, शोषण तो पूरी तरह से है। शोषण के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि न हमको न कोई PF,
न कोई बोनस, और ड्यूटी भी पूरे 31 दिन ही ड्यूटी रखते थे वो, कि पूरा 31 के 31 दिन, 30 दिन का महीना अगर है तो 30 दिन ड्यूटी करो, 31 का है तो 31 दिन ड्यूटी करो, ना कोई छुट्टी ना कोई कुछ। यहाँ तक कि दीपावली, दशहरा, जो भी त्यौहार आते थे उसमें भी कोई छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था, और ड्यूटी ही आना ही रहता था। अगर जो कर रहे थे सर जी। गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में आपसे किसी ने कहा या किसी ने जानकारी दी कि सरकार ने आप लोगों के लिए क्या रूल्स बना रखे हैं? जानकारी तो मतलब था अपने को, लेकिन हो गए मतलब दबाव में। दबाव कैसा, किसका दबाव? दबाव मतलब यही है कि ज़्यादा बोलते हैं, नेतागिरी करते हैं, अपना हक मांग करते हैं, तो मतलब नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, बोलते तुम नेता हो। और यही कौन तो कौन नहीं, सुविधाएं क्या मिल रही थी? जैसे सुविधाएं तो मतलब कुछ नहीं मिल रहा था, बस वही EPF, BTC, मेडिकल सुविधा कुछ तो मिल रहा होगा उस समय? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा था। तो फिर आपने कभी विरोध? अभी तो फिलहाल 8 घंटे काम करना पसंद करेंगे हम। इससे पहले कितना कर रहे थे? 12 घंटे कर रहे थे। तो 12 घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे, ये मतलब सिस्टम समझ में नहीं आया कि कैसे? जैसे पिछले बार हम लोग 12 घंटे काम कर रहे थे, हम लोगों को मतलब बुरी तरह शोषण किया जाता था। अगर इसके हक पे हम लोग लड़ते थे तो घर में बैठा दिया जाता, बोलते काम ही मत में आओ, अगर करना है तो जो यहाँ रूल चल रहा है उसके अनुसार करते रहो। नहीं तो आपने नहीं पूछा कि रूल्स कहाँ हैं? नहीं, वो अपना ही रूल चलाते थे। मतलब रूल यही था कि आपको करना है यहाँ तो 12 घंटा काम करना है, उनका रूल यही था। और नहीं करना है तो आप घर में बैठो, यहाँ ज़्यादा बोलोगे तो नेता करके बैठा दिया जाएगा, नौकरी से बंद कर दिया जाएगा। उसके चक्कर में हम लोग बाल बच्चे भूखे रहते थे। अभी कितने महीने से काम बंद है आप लोग का? 6 महीने से। क्यों आपके ठेकेदार ने नहीं पूछा कि आप कहाँ हैं, कभी किस नहीं स्थिति पूछा में हैं? कभी नहीं पूछा वो, आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो उससे कोई मतलब नहीं था, कभी नहीं पूछा वो। हाँ, जिस दिन काम चालू करना था बस फ़ोन करके बुलाना चालू कर दिया वो, मतलब उसके कांटेक्ट में जितने लोग थे सबको फ़ोन किया।